अभय जी। संतोष जी, बहुत लोगों को ये तुलना करने का शौक है कि वो जो मजबूत नेता होता है, ताकतवर नेता होता है और थोड़ा व्यक्तिवाद जिसका जिसका व्यक्तिवाद बहुत ऊंचा होता है, लोग उसकी तुलना हिटलर के साथ करने लगते हैं। जब इंदिरा गांधी 1980 में दोबारा बनी थी, उस वक्त मैं राजनीतिक कार्यकर्ता था। तो हम लोग, हमारा संगठन इंदिरा निरंकुशता के खिलाफ अभियान चलाता था। हमने इंदिरा निरंकुशता की अभिव्यक्ति ईजाद की थी, इंदिरा ऑटोक्रेसी, और हम लोगों ने उसकी पूरी एक बौद्धिक संरचना भी पेश की थी कि इंदिरा ऑटोक्रेसी के आ, आ, ये मानक हैं। इसकी वजह से हम तर्क बताते थे कि ये इंदिरा गांधी की शासन को हम इंदिरा ऑटोक्रेसी क्यों कहते हैं। अब ऑटो निरंकुशता, तानाशाही, बात एक ही है। एक तरह से हम भी यही कर रहे थे। लेकिन मैं इस तुलना से सहमत नहीं हूं। और आज मैं जब अपने पिछले राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर अपने जीवन पर नजर डालता हूं, तो मैं पाता हूं कि हम लोग जो उस वक्त कर रहे थे वो मेरे ख्याल से बौद्धिक रूप से उचित नहीं था। जी। उसका कारण यह है कि भारत में जो पॉपुलिस्ट लीडरशिप है वो लोकतांत्रिक तरीकों से संसाधित होती है। हिटलर का नेतृत्व जो है वो लोकतांत्रिक, जब हिटलर को चांसलर नियुक्त किया गया था, तो चांसलर नियुक्त करने वाले लोग मानते थे कि ये व्यक्ति कमजोर, ये व्यक्ति इतना मजबूत नहीं है, हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं, हम जैसे चाहेंगे उससे काम लेंगे। लेकिन वो हिटलर को समझ नहीं पाए थे। हिटलर ने बहुत जल्दी ही चांसलर के तौर पे जो राष्ट्रपति की शक्तियां थी, उन शक्तियों को प्राप्त कर लिया, और दोनों को मिलकर वो जर्मनी का एकमात्र तानाशाह बन गया। यहां पर क्या है कि हमारे यहाँ जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, जो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को सांसद या विधायक मिलकर चुनते हैं, और उस प्रक्रिया में ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है जिसको सदन में किसी एक दल का या एक समूह का पूर्ण बहुमत ना प्राप्त हो। तो ये प्रणाली हमारे पास, हमारे हमारे देश में चल रही है। तो ये जो इस प्रक्रिया में जो जो पॉपुलिस्ट लीडरशिप जो है, वो जिस तरीके से संसाधित होती है, जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस अलग तरह का है। तो इसके अंदर जो निरंकुशता के पहलू पैदा होते हैं, या लोक लुभावन नेतृत्व के पहलू पैदा होते हैं, या आप कहें कि करिश्माई शख्सियत के पहलू जो पैदा होते हैं, उनका किरदार, और जो फासिस्ट या नाजी लीडरशिप थी, चाहे इटली में फासिस्ट लीडरशिप रही हो मुसोलिनी के तौर पर, या जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता के तौर पर हिटलर की लीडरशिप रही हो, ये इन दोनों प्रक्रियाओं में बहुत फर्क है। आप देखिए, हिटलर ने यहूदियों के साथ जिस तरह का सलूक किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा या नरेंद्र मोदी कितने भी मुसलमानों के विरोधी हों, है ही मुसलमानों के विरोधी, मुसलमानों की राजनीतिक पहलकदमी को समाप्त कर देना चाहते हैं, और काफी कुछ उन्होंने समाप्त भी कर दी है, लेकिन वो सलूक भारत में मुसलमानों के साथ नहीं है। तो बिल्कुल ये दो अलग अलग बातें हैं। हम लोगों को 40 के 30 के दशक के और 40 के दशक का जो जर्मनी है या इटली है, उसको, उसके उदाहरण को भारतीय राजनीति पर आरोपित नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल, ये तुलना लगड़ी भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत तुलना है। हमारे यहाँ जिस तरीके से चीजें बनती हैं भारत के अंदर, यानी सत्ता जिस तरीके से कोई प्राप्त करता है और जिस तरीके से सत्ता उससे छिनती है, वो अलग है। जैसे कि आप देखिए, तुर्की है या कुछ दूसरे देशों में जब किसी की सत्ता छिनती है, चुनाव हार जाता है, तो उसके समर्थक बहुत उत्पात करते हैं। वो अमेरिका तक में हो गया इस बार, ट्रंप के समर्थक किस तरीके से जो अमेरिका में गद्दी जो वहां पे दौड़े, उस तरीके उन्होंने क्या हंगामा किया। या अभी आप तुर्की में भी देख सकते हैं, और दूसरी जगहों पे भी इस तरह के नजारे मिलते हैं कि जो निरंकुश किस्म का नेता है, जब उसके जो चुनाव में जब वो हार जाता है, तो वो पराजय स्वीकार करने से इनकार कर देता है, और वो लगातार यही कहता रहता है कि उसको धोखे से हराया गया है और वही दरअसल देश का असली नेता है और उसी को सत्ता मिलनी चाहिए, और उसके समर्थक लगातार ये दावेदारियां करते रहते हैं, और उसके लिए वो तमाम संयम नियमों को तोड़कर एक बहुत ही अतिवादी किस्म की राजनीतिक कार्रवाई में जुट जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जिस दिन चुनाव हारेंगे, उस दिन चुपचाप सत्ता से हट जाएंगे, और देश में आज तक जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, वो कभी भी उसके अंदर कोई उत्पात नहीं हुआ।
इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद वो चुनाव हार गई। केवल उत्तर भारत में चुनाव हारी थी वो, दक्षिण भारत में पूरी तरह चुनाव जीती थी। इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, तो आप ये मत मानिए कि बहुत बुरी तरह चुनाव हारी थी। ठीक है, वो चुनाव हार गई थी। उत्तर प्रदेश में 85 उत्तर प्रदेश और बिहार में सारी की सारी सीटें कांग्रेस हार गई थी। लेकिन आप पूरा देश दो भागों में बंट गया था। पूरे दक्षिण भारत ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने सत्ता छोड़ने में कोई देर नहीं लगाई। उसके बाद दोबारा चुनाव लड़के ही वो वापस आई। यहां तक कि उनको बाद में मोरारजी देसाई की सरकार ने, जो जहां से वो उपचुनाव लड़के जीती थी, उनकी जो संसद सदस्यता थी वो छीन ली। फिर से चुनाव लड़ी वो और फिर सांसद बनी। तो हमारे देश में सत्ता प्राप्त करना, सत्ता से हटना, उसी प्रक्रिया में एक लोक लुभावन शख्सियत का उदय होना, उसी प्रक्रिया में एक करिश्माई शख्सियत का उदय होना, ये मुख्य तौर पर लोकतंत्र के किरदार, बदलते हुए किरदार की परिघटनाएं हैं। ये तानाशाही शासन प्रणाली की परिघटनाएं नहीं है। यूरोपियन फासिज्म और यूरोपियन नाजीवाद जो है, वो एक भारत की परिस्थिति के लिए एक गलत तुलना है। मेरा ऐसा आग्रह, हालांकि बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, उनको ये बहुत आसान लगता है कि हम इसमें हिटलर और मुसोलिनी की जो तानाशाही है वो देखना शुरू कर लें। तो मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं किस तरीके से काम करती हैं, उनके अंदर कहां विकृतियां पैदा हो रही हैं और उन विकृतियों के पैदा होने के कारण क्या है, इसकी खोज हमें करनी चाहिए। आप देखिए, नरेंद्र मोदी की शख्सियत का जो उदय हुआ, उससे पहले एक लंबी अवधि रही, पूरा 90 का दशक और पूरा नई सदी का पहला दशक, ये स्थिति रही जबकि कहीं भी पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में नहीं बनी एक बार भी। अंतिम बार पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी के आने से पहले कब बनी थी? मेरे ख्याल से राजीव गांधी ने एक असाधारण बहुमत जीता था 1984 में। उसके बाद तो सीधे सीधे 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी 30 साल बाद। तो और जो गठजोड़ सरकारें बनती रही, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनी हो, चाहे वो पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में बनी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी हो, देवगौड़ा के नेतृत्व में बनी हो, इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में बनी हो, किसी के भी नेतृत्व में सरकार बनी हो, उस सरकार की अपनी समस्याएं थी। मनमोहन सिंह के नेतृत्व, उन सरकार की अपनी समस्याएं थी। लोग उस तरह की सरकारों से आजिज आ चुके थे और उससे एक कांग्रेस का शासन चलाने का तरीका और गठजोड़ सरकार के शासन चलाने का तरीका, ये सब लोगों के सामने इस लंबी अवधि में उसकी तमाम कमियां खुल के आ गई थी। तब एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिसने अपनी पार्टी के सामने ही अपनी ही पार्टी की जो सरकार बनाने की थीसिस थी, उसका खंडन पेश किया। नरेंद्र मोदी ने देश के वोटरों का समर्थन बाद में जीता। पहले उन्हें अपने पार्टी का समर्थन जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उनकी पार्टी लालकृष्ण आडवाणी द्वारा बनाई गई थीसिस पर अमल करती थी और वो थीसिस क्या थी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए प्लस प्लस, जितना हम एनडीए को मजबूत करेंगे, भाजपा उतनी ही मजबूत होगी और केंद्रीय सत्ता के निकट पहुंचेगी। और इसके जरिए वो 2 बार सत्ता प्राप्त कर भी चुके थे। नरेंद्र मोदी ने इस थीसिस का खंडन किया। उन्होंने कहा कि एनडीए प्लस प्लस नहीं, बीजेपी प्लस प्लस। हम जितना बीजेपी को मजबूत करेंगे, एनडीए उतना ही हमारा बनेगा और हम सत्ता के नजदीक पहुंचेंगे।